आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की है ह्यूमन राइट्स की एक सीरीज, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, देन हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देन अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम पढ़ेंगे किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं, लेकिन पहले नहीं थे। पहले हम सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड करते थे और एज पर द क्लास हम राइट ग्रांट करते थे। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसको ज्यादा प्रिविलेज है और कोई ऐसी क्लास है जिसको बिल्कुल कोई भी अधिकार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। ऐसा भी होता था कि आप एक स्टेट में हैं तो आपको वहां पर कुछ अधिकार मिल रहे हैं क्योंकि आपको आपके राजा ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहां पर आपको इंसान होने की वजह से एक बेसिक राइट भी नहीं ग्रांट करते, आपको इंसान की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, जब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कोड ऑफ हम्राबी। बेबीलोनिया के जो किंग थे उनका नाम था हम्राबी, तो उनके नाम पे ही इस कोड का नाम है क्योंकि इन्होंने ये पब्लिश किया था। यहाँ पर किंग ने इस कोड के अकॉर्डिंग कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, मतलब लोगों को कुछ अधिकार प्रोवाइड किए। इन्होंने स्टैब्लिश किया कि फेयर वेजेस मिलेंगे हर किसी को। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसे राइट ग्रांट किए अपने लोगों को। अब देखिए, इंडिया की बात करते हैं तो एक बहुत ही वेल नोन हमारे देश के एक किंग थे जिनको हम बोलते हैं द ग्रेट अशोका। इनके अगर एम्पायर के बारे में आप पढ़ोगे तो इन्होंने भी अपने लोगों को कुछ अधिकार प्रोवाइड किए थे, जैसे कि राइट फॉर लाइफ एंड नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड फेयर गवर्नेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक गुड, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी सोसाइटी के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे जो वहां पर लोगों को दिए गए थे। आपको इतना तो पता चल गया कि पहले पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे जैसे कि आज हैं। पहले डिपेंड करता था पर्टिकुलर स्टेट का क्या रिलीजन है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग लोगों को अधिकार मिलते थे। देन उसके अलावा सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड कर रखा होता था, जैसे कि अपर क्लास, लोअर क्लास। और अपर क्लास को ज्यादा अधिकार मिलते थे, लोअर क्लास को रेयर एंड रेयर अधिकार दिए जाते थे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी स्टेट में हैं तो आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप दूसरी स्टेट में जाएं तो वहां पर भी आपको अधिकार मिले फॉर बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसके पीछे कुछ सीरीज हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए जहां पर ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और धीरे धीरे हमने इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्ना कार्टा, देन हम पढ़ते हैं पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स, फर्स्ट जिनेवा कॉन्फ्रेंस, द यूनाइटेड नेशन एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। इंग्लैंड के अंदर बैरोन्स के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि किंग ने बैरोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया। और इस प्रोटेस्ट के एंड में एक चार्टर साइन किया जाता है जिसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसे ग्रेट चार्टर भी बोलते हैं। ये 1215 में साइन किया जाता है किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड के। इस चार्टर के अंदर कुछ रूल सेट किए जाते हैं, जैसे कि राजा की पावर को लिमिटेड किया गया, प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में बात की गई, फेयर जस्टिस की डिमांड की गई, जो टैक्स है वो रीजनेबल इंपोज किया जाना चाहिए और उसके लिए एक काउंसिल होनी चाहिए जो डिसाइड करे कि कितना टैक्स इंपोज करना है। अगर किसी को पनिश करना है तो उसके लिए फेयर ट्रायल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा जिसको चाहे जितनी चाहे उतनी पनिशमेंट दे। और विडोज को राइट दिया गया कि वो भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। अनफेयर रूल के खिलाफ यहाँ पर कुछ रूल सेट किए गए हैं। यहाँ पर मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की, रूल ऑफ लॉ की एंड जस्टिस की फाउंडेशन, मतलब की नींव रखी जाती है। पिटिशन ऑफ राइट 1628 ना ही तो कोई चार्टर है ना ही कोई बिल है, ये एक पिटिशन है, मतलब कि रिटन डिमांड है जो इनिशिएट की जाती है बाय सर एडवर्ड कोक। ओरिजिनली इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज, लेकिन ये पॉपुलर है विद द टाइटल ऑफ पिटिशन ऑफ राइट्स। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स वन अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसको अरेस्ट कराते हैं और अनयूजुअल वे में पनिश करते हैं।
जिसकी वजह से सर एडवर्ड कोक इनिशिएट करते हैं इस पिटीशन को, जिसे बोलते हैं पिटीशन ऑफ राइट 1628। इस पिटीशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एक तो है नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर किसी प्रकार का टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाना चाहिए। नो पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड विदाउट शोइंग अ वैलिड रीजन। बिना किसी वैलिड रीजन के आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। No soldiers can be kept in citizens' houses without their permission. आम नागरिक के घर में आप किसी भी सोल्जर को नहीं रख सकते उसकी परमिशन के बगैर। अगर देश के अंदर शांति है तो आप मिलिट्री रूल नहीं इंपोज कर सकते। 1688 में ब्रिटेन में रेवोल्यूशन होता है, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और इसके बाद बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। एज पर बिल ऑफ राइट्स जो पार्लियामेंट है उसे स्ट्रोंगर बनाया जाता है कंपेयर टू किंग एंड क्वीन, और जो पार्लियामेंट है अब उसके इलेक्शन फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कराए जाएंगे, और किंग के पास अथॉरिटी नहीं है कि पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर किसी प्रकार का टैक्स इंपोज करे। जो किंग है उसे भी एज पर द लॉ फंक्शन करना पड़ेगा। और किंग के द्वारा पहले एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग किंग पनिश करता था उसके अपोनेंट्स को और चर्च को भी कंट्रोल करता था। उस कोर्ट को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया इन बिल ऑफ राइट्स। देखिए जो बिल ऑफ राइट बनाया गया, इसको बनाया गया था ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन लॉके। ही वॉज अ फेमस पॉलिटिकल थिंकर और इन्होंने सपोर्ट किया था आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ। अमेरिका के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कंपैरेटिव लॉ की सीरीज में। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप पहले उसको देखना, चीजें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। अमेरिका ने अपने आप को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट इन 1776। ये डिक्लेरेशन मेनली लिखी गई बाय थॉमस जेफरसन। अमेरिका ने अपना संविधान तैयार किया 1787 में, और इन्होंने बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि पॉपुलर सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंसेस, फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया इन्होंने। देखिए 1791 में आता है बिल ऑफ राइट्स। ये 10 अमेंडमेंट की गई थी संविधान के अंदर अमेरिका के, उन्हें बोला गया बिल ऑफ राइट्स। ये जो अमेंडमेंट्स की गई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ये हम इंडिया के संविधान के अंदर भी पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस, असेंबली एंड पिटीशन। सिटीजन्स को राइट दिया गया कि उनके पास भी अधिकार है कि वो अपने साथ वेपन रख सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। Prohibited the cruel and unusual punishment, protection against our unreasonable search and seizures, ensured that no one can be forced into self-incrimination, and strengthen the idea of secular government by separating religion from the state affairs. ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी की हैं और आपको बताई भी हैं। अमेरिका के रिवोल्यूशन से इंप्रेस होकर फ्रांस में भी एक रेवोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन से फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम का एंड होता है, और वहां के लोग एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करते हैं जिसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। इस डिक्लेरेशन में लिखा जाता है मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसे जन्म से कुछ अधिकार मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको वो अधिकार दिए हैं। वो जन्म से ना ही तो किसी का गुलाम होता है और ना ही किसी से कम होता है, क्योंकि प्राकृतिक लॉ के हिसाब से, भगवान के बनाए हुए लॉ के हिसाब से हर कोई इक्वल है। फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई राजा का बेटा है या फिर किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है या किसी सुपीरियर क्लास से है। सो द डिक्लेरेशन रिजेक्टेड द आइडिया दैट किंग्स, नोबल्स और एनी क्लास ऑफ पीपल आर सुपीरियर बाय बर्थ। The purpose of all the political association is to protect the natural and the inalienable rights of the man. Inalienable का मतलब है the rights which cannot be separated from a man. नेचुरल राइट्स में आते हैं वो बेसिक राइट जिससे एक इंसान को इज्जत मिलती है, वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है, जैसे कि लिबर्टी का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अथॉरिटी में है वो जो चाहे कर सकता है। 1864 में कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है जिनेवा कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई जाती है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इस कमेटी का पर्टिकुलरली काम है कि वॉर के दौरान अगर किसी सोल्जर को चोट लगती है और वो अपनी एनिमी स्टेट में भी है या फिर किसी को भी मिलता है तो उसको मेडिकल हेल्प दी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस स्टेट का है। अब देखिए इस कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला, वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड केयर्ड for regardless of the nationality. Second one is the medical personnel, hospitals and ambulance are neutral and must not be attacked.
एंड द थर्ड वन इज द रेड क्रॉस एम्बलम इज टू बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव साइन। देखिए 2 वर्ल्ड वॉर होते हैं, एक तो 1914 से 1918 तक चलता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है 1919 में, लेकिन इसको बनाने का फायदा नहीं होता क्योंकि इसके होने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 होता है जो चलता है 1939 से 1945 तक, और ये खत्म होता है विद द अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए 1945 में ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ऑन 24 अक्टूबर 1945। इसका मेन पर्पज है इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है ताकि कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करें डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में। डिसआर्मामेंट एंड जस्टिस। देखिए डिसआर्मामेंट का मतलब है कि अगर किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना रखे है या किसी भी प्रकार का डेंजरस वेपन बना रखा है तो उसको यूज करने से प्रिवेंट करना है। अगर किसी कंट्री ने नहीं बना रखा तो उसको बनाने से रोकना है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 यूडीएचआर को अडॉप्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑन 10 दिसंबर 1948। इसे इंटरनेशनल लेवल का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ये इंटरनेशनल पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बेसिक राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है ह्यूमन बींग्स के। इसमें एक तो प्रियम्बल है और इसमें 30 आर्टिकल हैं। इसके कुछ की फीचर्स हैं, इनमें एक्सप्लेन करने का इतना खास कुछ नहीं है क्योंकि सारी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। जैसे कि इट डिक्लेयर्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये गारंटी करता है राइट्स लाइक लाइफ, राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी, स्पीच, फ्री रिलीजन, असेंबली, एजुकेशन, वर्क, सोशल सिक्योरिटी, नेशनैलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। ये प्रोहिबिट करता है स्लेवरी को, टॉर्चर एंड क्रूअल पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर, लेकिन मोस्टली कंट्रीज इन सारी चीजों को अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट करती हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच रिकॉग्नाइज द ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनली। तो हम बोल सकते हैं इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।